तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। आज आप लोगों की होने वाली हिस्ट्री क्लास, जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो आपका वैदिक सभ्यता। क्या? वैदिक सभ्यता। ठीक है, आज आप लोगों की सेकंड क्लास है, ये सेकंड चैप्टर है आप लोगों का वैदिक सभ्यता का। ठीक है, देखिए आप लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। अब उसके बाद का चैप्टर आया वैदिक सभ्यता। ठीक है, 2 दिन आप लोगों को क्लास निकली, उसके लिए माफी मांगते हैं। कुछ अर्जेंट काम था, इस वजह से मैंने आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाया वो आपको वीडियोस जो है। ठीक है, मगर अब कंसिस्टेंसी चलेंगी। मगर आप लोग भी अपना अपना सपोर्ट रखिए ना, कम से कम वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लोगों में। ठीक है, थोड़ा अच्छा मेरे को वो तो मिले, पॉजिटिव तो थोड़ा वो मिले। आप लोग ज्यादा वीडियोस को मतलब शेयर नहीं करते हैं, वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आप लोग मेरे को कम से कम मोटिवेट तो करिए, कमेंट्स तो करिए, बताइए तो जरा कि कैसी लगी क्लास, कैसी नहीं लगी क्लास। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो जो ज्यादा बड़ा है, क्या है, ज्यादा बड़ा टॉपिक रहने वाला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ज्यादा बड़ा और इंपॉर्टेंट माना जाता है इस टॉपिक को, वैदिक सभ्यता। इसमें से काफी सारी चीजें आती है, काफी सारे फैक्ट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स में। इनफैक्ट आप लोगों की CHSL, भैया CHSL की वैकेंसी भी आ चुकी है। ठीक है, तो भाई ये भी उसमें बहुत अच्छा रोल अदा करेगा। ठीक है, ऑल GS में लेके आता ही हूँ, इंग्लिश मैथ भी लेके आता हूँ। जिसको भी मेरे मतलब चैनल के माध्यम से पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो जरूर ज्वाइन करिए मेरे चैनल को और हमारा एक फैमिली का सदस्य बनिए। ठीक है, चलिए वैदिक सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो रहा था, उस समय क्या होता है भाई, इतिहासकारों के अलग अलग अपने एक मत है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म होने मतलब उसका जो पतन होने का जो रीजन है वो अलग अलग मत है इतिहासकारों के तौर पे। मगर सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो मत है वो ये दिया गया है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अंत हुआ है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ है वो हुआ है सुनामी के वजह से, आपदा की वजह से। ठीक है, अब उसके बाद जो आर्य आते हैं, जैसे वैदिक सभ्यता में जो आर्य हैं, ठीक है, इनकी सभ्यता वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता। ठीक है ना, देखिए आर्य जो है वो अफगानिस्तान तथा पंजाब के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, आर्य जो है वो पंजाब तथा आपके अफगानिस्तान में रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए अब आप लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को जो है वो 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। इसकी जो समय अवधि रहती है वो 1500 से लेके 1000 BC तक रहती है। 1500 BC से लेके 1000 BC तक रहती है। वहीं उत्तर वैदिक काल की जो आपकी समय अवधि है वो आपकी रहती है 1000 BC से 600 BC तक की। ठीक है, देखिए इसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं तो इसका समय अवधि भी 2 भागों में बढ़ जाता है। कम से कम 900 सालों तक ये सभ्यता चलती है। कितने? 900 सालों तक ये सभ्यता चलती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या चीज है। देखिए जो मैंने आपको बताया कि भैया आर्य जो थे वो अफगानिस्तान पंजाब के क्षेत्र में रहते थे। ये लोग चरवाहे थे, चरवाहे के रूप में भैया कहां पे आते हैं? हिंदुस्तान, भारत में आते हैं। अफगानिस्तान पंजाब से आर्य जो आते हैं चरवाहे के रूप में, ये लोग आते हैं भारत। ठीक है, अब जब ये लोग भारत आते हैं, मगर क्या है कि भारत आने के बाद इन लोगों का जैसे कुछ हमारे जो इतिहासकार रहे हैं, हमारे जो इतिहासकार रहे हैं, इनके अंदर कुछ मत रहे हैं कि भैया कुछ इतिहासकारों का मत इस तरीके से है कि भाई ये लोग पंजाब अफगानिस्तान से नहीं आए, ये लोग मध्य एशिया से आए हैं, तिब्बत से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि वे कौन शख्स है जो मध्य एशिया से, कहते हैं भाई आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं। या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि वे कौन शख्स हैं जो उत्तरी ध्रुव से बताते हैं कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से बताना होगा कि मैक्स मूलर जो है, जो जर्मनी के रहने वाले हैं, मैक्स मूलर जो है जो जर्मनी के रहने वाले हैं, उनके अनुसार जो है वो भैया आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं। कहां से? मध्य एशिया से आए हैं। कहां से आए हैं? अरे मध्य एशिया से। मतलब ये जो अफगानिस्तान और पंजाब वाली थ्योरी जो है कि जो आपके आर्य हैं वो पंजाब और अफगानिस्तान से ना आकर के, इनका मानना था कि मध्य एशिया से आए हैं आर्य। ठीक है, अच्छा इनका ये जो मत था वो बड़ा ठोस एक उसके ऊपर था, एविडेंस के ऊपर, कि इनको एक अभिलेख मिलता है, जो अभिलेख का नाम है, कई बार पूछा गया, भोगज कोई अभिलेख। क्या? भोगज कोई अभिलेख। इसके अनुसार इसमें 4 देवताओं का जिक्र दिया हुआ है। क्या? इसके अनुसार, इस अभिलेख के अनुसार इसमें 4 देवताओं का जिक्र दिया हुआ है, जो है आपके इंद्र, वरुण, मित्र, नास्य। क्या? इंद्र, वरुण, मित्र और नास्य। ठीक है, इस अभिलेख में, भोगज कोई अभिलेख में इन 4 देवताओं का वर्ण किया गया है। और ये जो 4 देवता है वो भारत में पूज्य देवताओं में आते हैं। क्या?
भारत में पूज्य देवताओं में आते हैं, तो मैक्स मूलर साहब का जो मानना था कि भाई ये जो मध्य एशिया से आए हैं वो इसी इसी अभिलेख के ऊपर मानना था उनका। ठीक है, फिर एक आते हैं आपके कौन, बाल गंगाधर तिलक। क्या, बाल गंगाधर तिलक, जिनका मानना था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। क्या, ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों का थोड़ा सा वो हो रहा होगा कि भाई ये क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं आया। देखिए नॉर्मल सी बात है, वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है, वो दो भागों में बढ़ती है, 1500 से लेके 1000। उत्तर ध्रुव उत्तरी ध्रुव बढ़ते हैं, उत्तरी वैदिक काल बढ़ती है आपकी 1000 से 600 तक। ठीक है, वहीं पे मैंने आप लोगों को बताया कि भैया अफगानिस्तान और पंजाब का जो क्षेत्र था वहां पे आर्य रहा करते थे, और ये जो आर्य हैं वो चरवाहे के रूप में भारत आते हैं। मगर जब ये भारत आते हैं तो इतिहासकारों का मानना है कि ये जो है वो अफगानिस्तान पंजाब से ना आकर के ये मध्य एशिया से आते हैं। ये किसका मानना है, मैक्स मूलर का, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनको एक भोगज कोई अभिलेख मिलता है, और भोगज कोई अभिलेख में क्या है, 4 देवताओं का वर्ण है, इंद्र वरुण मित्र नास्य का। ठीक है, अब ये जो 4 देवता है ये क्या है, भारत के पूज्य देवता है, पूजनीय देवता है, पूज्य देवताओं में आते हैं। ठीक है, अब इसके अनुसार इन्होंने बोला कि भाई ये क्या है, अब जो आर्य हैं वो आपके यहाँ से है, मध्य एशिया से। बाल गंगाधर तिलक साहब का जो था वो उत्तरी ध्रुव था, और वहीं पे आपका आता है दयानंद सरस्वती साहब। दयानंद सरस्वती जी ने बोला है कि ये जो है आर्य तिब्बत से आए हैं। कहां से आए हैं, तिब्बत से आए हैं। इनका ज्यादा इतना ज्यादा माना नहीं जाता, और ज्यादा पूछा भी नहीं रहे, ज्यादातर पूछा जाता नहीं है। ठीक है ना, देखिए आर्य का जो समाज था, देखिए हर एक सभ्यता का अपना अपना एक समाज रहता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका एक अपना समाज था, वैसे ही वैदिक सभ्यता का एक अपना समाज है। आर्य का जो समाज था वो क्या, 5 भागों में बटा हुआ था। क्या, आर्यों का जो समाज था वो 5 भागों में बटा हुआ था। वो किस तरीके से बटा हुआ था, ये एक इकाइयों के रूप में बटा हुआ था। किस तरीके से, कि राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, कुल। अब ये किस तरीके से था, ये इस तरीके से था कि राष्ट्र का मतलब होता है राजा, जन का मतलब जनपति, विश्व का मतलब विश्वपति, ग्राम का मतलब ग्रामणी, और कुल का मतलब कुल्प। अब देखिए इसका मतलब भी समझिए, कुल का मतलब होता है क्या, परिवार। कुल का मतलब होता है परिवार। देखिए एक परिवार का जो हेड ऑफ मेंबर होता है, जैसे जो आपका बड़ा सदस्य रहेगा किसी एक परिवार का, ठीक है, तो परिवार का जो हेड ऑफ मेंबर रहता है उसको वो लोग अपनी भाषा में कुल्प बोला करते थे। जो उसका जो हेड ऑफ मेंबर हुआ करता था वो कुल्प कहलाता था, या फिर कुलपति कहलाता था। ठीक है ना, अब कई सारे परिवार जब मिल जाते थे वे ग्राम का काम करते थे। क्या, कई सारे जो परिवार थे वो मिल जाते थे तो एक ग्राम बनता था। क्या बनता था, ग्राम बनता था। और वही ग्राम का जो अध्यक्ष रहता था, मतलब जो हेड ऑफ मेंबर रहता था उस ग्राम का, वो क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था। क्या कहलाता था, ग्रामणी। ठीक है ना, अब जैसे कई सारे ग्राम मिल गए तो वो क्या कहलाते थे, विश कहलाते थे। जैसे कि एक ब्लॉक हो गया, कई सारे गांव मिलके एक ब्लॉक बनाता है, तो एक जो ब्लॉक बनता है उसका जो अध्यक्ष बनता, मतलब जो हेड ऑफ मेंबर होता था वो आपका विशपति कहलाता था। ऐसे ही विश, कई सारे विश मिलते थे तो एक जिला मतलब जन कहलाता था। ठीक है ना, और वो जो जिले का जो अध्यक्ष रहता था वो क्या कहलाता था, जनपति या राजन भी कहलाता था। ठीक है, अब वहीं पे जो कई सारे जन मतलब कई सारे जिले मिलते थे तो एक राष्ट्र बनता था। उस राष्ट्र का जो मतलब जो अध्यक्ष होता था वो आपका राजा कहलाता था। यही सारी फैक्ट्स थे जो मेरे को आपको बताने थे। अभी आप इस सब को नोट करिए, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलता हूं। और भी सारी फैक्ट्स है, आप इन सब चीजों को नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मिलता हूं आपसे। देखिए आप लोगों ने सबको नोट कर लिया। अब देखिए रत्नी, रत्नी का क्या था, मतलब रत्नी किसे कहा जाता था। रत्नी में ना देखिए वो चीज होती थी जैसे कि जो इंसान सूत का काम करा करता था। रथकार जो था कामकादि नामक अधिकारी था, मतलब जो सूत लिया करता था, रथकार का काम किया करता था। कामकादि नामक अधिकारी मतलब जो नामी आदमी था वहां का, जो अधिकारी था वहां का। ठीक है, और इनके साथ राजा। ठीक है ना, देखिए सूत, रथकार, कामकाजी नामक अधिकारी और राजा को मिला के इनमें कुल कितने सदस्य थे, तो 12 सदस्य थे। कितने, 12 सदस्य थे। देखिए सभा एवं समिति, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये इसमें क्वेश्चन आएगा कि मैं बताऊंगा। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। क्या,
एक सभा थी, एक समिति थी जो राजा को सलाह देती थी। क्या सलाह देती थी? ये कोई लड़कियों का नाम नहीं है, ये एक सभा बनी हुई थी और एक समिति बनी हुई थी। वो दोनों मिलकर क्या कहा, राजा को, आपको राजा को सलाह देती थी। क्या देती थी? राजा को सलाह देती थी किसी भी कार्य के लिए। ठीक है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो भाई आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। देखिए आप पढ़ रहे हैं वैदिक संस्कृति। ठीक है। वैदिक संस्कृति, वेदों का अर्थ होता है। ठीक है ना, वेद, इसमें वेदों की बात हो रही है। और जहां पे वेदों की बात होती है वहां पे जो उसकी लिखावट होगी वो आपकी संस्कृति में होगी। क्या? संस्कृत में होगी। ठीक है। आर्यों का जो समाज था, आर्यों का जो समाज था, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का एक समाज था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का एक समाज था जो मातृ सत्तात्मक था, मतलब मातृ प्रधान था। वहां पे माताओं की चलती थी। ये जो था ये पितृ सत्तात्मक था, मतलब पितृ प्रधान था। ठीक है ना, पितृ प्रधान था। तो यहाँ पे पिताओं की चलती थी। ठीक है। यहाँ पे आदमियों लोगों की चलती थी। आपका जो क्या नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहां पे मातृ सदात्मक था, मतलब मातृ प्रधान था। यहाँ पे पितृ प्रधान था, पितृ प्रधान है। ठीक है ना, यहाँ पे पिता की चलती है। देखिए वो जो थी हड़प्पा सभ्यता, वो थी आपकी नगरीय सभ्यता। ये जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, ये है ग्रामीणी सभ्यता। लिख लीजिएगा कहीं पे कि ये जो सभ्यता है वो है ग्रामीणी सभ्यता। ठीक है ना। देखिए इसके बाद क्या आता है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला, उसको क्या बोला जाता था? अमाजू। क्या? अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ, मतलब जो वो लोग पीते थे, जो मतलब पानी था या क्या था, वो था उनका सोमरस। क्या? सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक है। आर्यों के 3 प्रकार के वस्त्र थे। क्या? आर्यों के 3 प्रकार के वस्त्र थे। तो क्या था? वास, अधिवास, उष्णीश। ठीक है ना, ये क्या थे इसके? ये इसके 3 प्रकार के वस्त्र थे। और इसमें क्वेश्चन और आता है कि आर्यों के जो अंदरूनी वस्त्र थे उनका नाम क्या है? तो उसका नाम है नीवी। क्या? नीवी। उसका नाम क्या है? नीवी। ये चीजें जो मैंने लिखवाई नहीं है, स्पेस कम होने के कारण मैं लिखवा नहीं पाता हूं। जो चीजें बोलता हूं उसको आप नोट कर लीजिए करे उस समय। ठीक है ना, हेडलाइन बना के ना, मतलब उसको एक मार्क करके उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सब कुछ नोट करिए। नेक्स्ट स्लाइड में मिलता हूं आप लोगों से। वो सब कुछ नोट कर लिया होगा, अब देखिएगा। अब क्या है? पूर्व वैदिक काल के नदियों के नाम। क्या? पूर्व वैदिक काल में जो नदियों के नाम रहे हैं वो किस प्रकार थे? देखिए मैं ओल्ड भी बताऊंगा और जो अभी एट द प्रेजेंट चल रहे हैं, मतलब जो अभी वर्तमान में है आप लोगों के, वो भी बताऊंगा। क्या? पूर्व वैदिक काल में नदियों के नाम। ठीक है, पुराने वाले और नए वाले। ठीक है। अब देखिए पुराने टाइम में क्या बोला जाता था? देखिए इस नदी को कुबा बोला जाता था, कुबा। ठीक है ना, कुबा। और अभी के नाम पे इसका क्या है वर्तमान में? काबुल। क्या? काबुल। वितास्ता। क्या? वितास्ता। इसको बोला जाता था क्या? झेलम। क्या? वितास्ता को झेलम बोलते थे। अस्कनी, अस्कनी को चिनाब। क्या? चिनाब। परुशुणी, क्या नाम है? परशुणी। ठीक है ना, पुरुषुणी को बोला जाता था रावी। क्या? रावी। विपासा, विपासा का है व्यास। ठीक है। सदानीरा, इसका है गंडक। गोमती, गोमती को बोलते थे गोमल। और सुवास्तु, सुवास्तु बोलते थे स्वाद। ठीक है। देखिए ये वो नाम है जो पुराने हैं, ये वो नाम है जो नए हैं सारे। ये नदियों के नाम कईयों बार पेपर में पूछे जाते हैं और कई और पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है ना, कईयों बार पूछे जाते, कई और पूछे गए हैं पेपर में, एसएससी के पेपर में कईयों बार पूछे गए हैं। ठीक है। अब आते हैं आपके, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उपनिषद, उपनिषदों की संख्या क्या है? तो आपसे पूछ लेगा भैया सीधा सीधा कि भाई आपकी जो वैदिक सभ्यता में उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। आपके जो पुराण है वो आपके 18 है। देखिए 0 हटा देंगे तो 18 बन जाएगा। ठीक है। वेदांग, वेदांग की संख्या क्या है आपकी? 6 है। ठीक है। और वेदों की संख्या क्या है? वेदों की संख्या है 4। ठीक है। क्या? उपनिषद में क्या है? उपनिषद में कुल संख्या आपकी 108। पुराण की संख्या क्या है? 18। वेदांग की संख्या क्या है? 6। वेदों की संख्या क्या है? 4। कौन कौन से? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ठीक है ना, ये सब कुछ आपके मुंह पे फटाफट आने चाहिए। ठीक है। देखिए अब है आपके प्रमुख देवता और आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? देखिए कई और पूछा गया कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन और कृषि। क्योंकि ये लोग क्या थे? ये लोग एक चरवाहे थे। क्या थे? चरवाहे थे।
देखिए इनके पीछे ना कईयों बार ना इसी चीज के पीछे लड़ाई हुआ करती थी कि भाई इनके पास कोई भूमि तो थी नहीं, भूमि के अस्तित्व के लिए लड़ाई नहीं करते थे कि भाई मेरी इतनी भूमि है, मेरी उतनी भूमि है। इनकी जब भी लड़ाई हुआ करती थी वो हुआ करती थी किस चीज के पीछे, वो हुआ करते थे भैया पशुधन के पीछे। कितना? पशुधन के पीछे। जिस राजा पे जितना ज्यादा पशुधन हुआ करता था उस समय, जिस राजा पे जितना ज्यादा पशुधन हुआ करता था वो राजा सबसे ज्यादा मतलब अपने आप को लोकप्रिय मानता था। क्या? सबसे ज्यादा लोकप्रिय देव वो राजा होता था, ठीक है ना। देखिए आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि हो गया। प्रमुख देवता क्या थे इनके भैया? देखिए प्रमुख देवता जो है वो पूर्व वैदिक काल में, प्रमुख देवता जो है वो पूर्व वैदिक काल में जो है, ऋग वैदिक काल के समय में इंद्र होते हैं, ठीक है ना, इंद्र। मगर जब ये उत्तर वैदिक काल में जब ये चलेगी, जब ये उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो यहाँ पे आप इंद्र के बदले क्या देखेंगे? पुरोहित। क्या? पुरोहित। पुरोहित वो कौन? जो पूजा करने वाले होते थे, पूजा करवाते थे, वो मतलब एक तरीके से देवताओं के रूप में आते थे, ठीक है ना, देवता हो जाते हैं, ठीक है, उस समय के उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। इनका प्रिय पशु क्या था? इनका प्रिय पशु घोड़ा था। क्या? घोड़ा। गाय। गाय को ये वो इन गाय को क्या कहते थे? अधन्य। क्या कहते थे? अधन्य। अधन्य का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई हत्या न की जा सके। क्या? जिसकी कोई हत्या न की जा सके। और गाय के ऊपर जब भी ये क्या होता था इनके पीछे कि यहाँ पे इस समय क्या था कि गाय की अगर कोई उसको छेड़ता भी था, उसको कोई हानि पहुंचाता था तो इसका डायरेक्ट एक ही सजा मिलती थी भैया, मौत की सजा आती थी उस इंसान को जो गाय को हानि पहुंचाता था। क्या? गाय को हानि पहुंचाने वाले इंसान को मौत की सजा होती थी, तभी इसका नाम अदन्य रखा गया है। गाय को अदन्य रखा गया था इसका नाम, जिसकी कोई हत्या ना की जा सके। क्या? जिसकी कोई हत्या ना की जा सके। वैदिक सभ्यता में आपके ये पूर्व वैदिक नदियों के नाम है 10 थे, मैंने 8 लिखवाए हैं क्योंकि जो 8 इंपोर्टेंट थे मैंने वही लिखवाए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी बेसिक डिटेल्स है, ठीक है, आप इसको नोट करिए। मैं नेक्स्ट वाले में मिलता हूँ आपसे। देखिए आपने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब देखिए अब क्या है, अब मैं वो चीजें बताऊंगा आप लोगों को, जैसे कि सपोज करिए आप थोड़ी देर के लिए 1 मिनट समझने की कोशिश करिएगा, तब वो चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर आपने कोई एक बुक पढ़ी, सपोज करिए एक आपने बुक पढ़ी है और बुक में, उस बुक में क्या है, वो एक नाम जो है वो कईयों बार आएगा। एक नाम, अगर एक नाम वो कईयों बार आए तो वो कईयों बार जो आएगा वर्ड, वो जो आपने गिना होगा वो कितनी बार गिना होगा, कितनी बार गिना हुआ होगा वो वर्ड, ठीक है। उसी तरीके से इसको रिलेट करिएगा कि पूर्व वैदिक काल में जो था वे इंद्र का नाम इन लोगों ने कितनी बार वर्ण किया है? 250 बार। कितना? 250 बार इसका नाम आया है। किसका? इंद्र का, ठीक है। अग्नि का कितनी बार नाम आया है? 200 बार वर्ण किया है। विष्णु का नाम 100 बार वर्ण किया है। शिव का नाम 3 बार वर्ण किया है। वही सिंधु जो थी, सिंधु नदी का नाम 55 बार वर्ण किया है। वही यमुना का नाम जो है वो इन्होंने 3 बार वर्ण किया है। वही गंगा का जो नाम है वो मात्र 1 बार वर्ण किया गया है। सरस्वती का नाम 50 बार वर्ण किया गया है। और जबकि सरस्वती को जो है सबसे पवित्र नदियों में एक माना गया है आर्यों की सभ्यता में। क्या? आर्यों की सभ्यता में सबसे पवित्र नदी अगर आपसे पूछी जाए, सबसे पवित्र नदी अगर आपसे पूछी जाए तो आप बोलेंगे सरस्वती नदी है। क्या? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदियों में से एक नदी माना गया है। किसमें? आर्य की सभ्यता में, ठीक है। देखिए जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात आती है, जब ऋग वैदिक काल में मतलब पूर्व वैदिक काल में जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो थे वो क्या थे, अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी जो जाति थी वो किस आधार पर थी, मतलब किस आधार पर जाति थी, तो आप हमेशा बोलेंगे ये जो जाति व्यवस्था थी वे हमेशा क्रम व्यवस्था के आधार पर थी। किसमें? किसमें? सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसमें, तो भैया आप बोलेंगे पूर्व वैदिक काल में। किसमें? पूर्व वैदिक काल में, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल में जो थी ये सभ्यता, ये जो थी वो आपका जाति व्यवस्था थी वो क्रम के आधार पर थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो थे वो भैया जाति व्यवस्था जो थी वो इनकी कर्म आधार पे थी, कर्म के आधार पे। सपोज मैं आपको समझाता हूं। देखिए जो ब्राह्मण थे जरूरी नहीं है कि वो जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही खिलाएंगे और उनके बच्चे भी ब्राह्मण ही खिलाएंगे, ठीक है ना। ब्राह्मण जो थे वो ब्राह्मण ही खिलाएंगे और उसके बच्चे जो है वो ब्राह्मण ही खिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अगर कोई एक इंसान शूद्र जाति का था, ठीक है, एक कोई इंसान जो शूद्र था मगर वो पढ़ाने का काम करता है, वो पूजा कराने का काम करता है, वो यज्ञ कराने का काम करता है, तो वो क्या कहलाता था? ब्राह्मण कहलाता था, क्योंकि उसका कर्म है
वो उसका कर्म था जो वो कर रहा है, तो उसके आधार पे वो उसकी जाति थी कि वो ब्राह्मण है। चाहे वो शूद्र था मगर उसका काम जो था वो पूजा कराना था, यज्ञ कराना था, या फिर शादी महोत्सव में जाना था, करवाना था शादियां, ठीक है, या फिर वो कोई अध्यापक था, या फिर कोई एक ऐसा मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण था और वो क्या था, सेना में उपलब्ध था, मतलब सेना में था, ठीक है ना, सेना में अपनी मतलब नौकरी करता था, सेना में था भाई, वो ब्राह्मण होके सेना में था और सेना की अगुवाई करता था, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा, क्योंकि उसका जो कर्म है वो क्षत्रियो वाला है, वो जो उसका कर्म है वो क्षत्रियो वाला है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। मगर जब आप पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में, अब जब आप पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जो है वो इसका उल्टा होगा। क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ये जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, ये कर्म के आधार पर ना रह करके ये व्यवस्था हो जाएगी भैया जाति मतलब जन्म के आधार पर हो जाएगी। किस पे, जन्म के आधार पर हो जाएगी। किस पे हो जाएगी, जन्म के आधार पर, है ना। जब किस पे होगी ये आपकी उत्तर वैदिक काल में होगी। किसमें, उत्तर वैदिक काल में होगी। तब आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों की जो वो थी जाति व्यवस्था, वो किसके आधार पे थी, तो आप लोग बोलेंगे जन्म के आधार पे। अगर आपसे पूछा जाता है जो आर्यों की जो जाति व्यवस्था थी वो आपकी ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल में किस तरीके की थी, तो आप बोलेंगे कर्म के आधार पे थी, ठीक है। किस पे बोलेंगे, कर्म के आधार पे थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड हो गई होगी, समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या था ना, जब आप पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसमें आपको एक बात पूछी जाएगी कि बाल विवाह था क्या, पूर्व वैदिक काल में बाल विवाह था, तो आप लोग मना करेंगे कि बाल विवाह नहीं था। यहाँ पे पर्दा प्रथा थी, तो भैया आप लोग मना करेंगे यहाँ पे पर्दा प्रथा भी नहीं थी। क्या यहाँ पे छुआछूत था, तो भैया आप लोग मना करेंगे कि यहाँ पे छुआछूत भी नहीं था, कि वहां पे नहीं देखा जाता था कि भाई ये बंदा कैसा है, ये बंदा कैसा है। पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल नहीं, पूर्व वैदिक काल। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आपको इन सब चीजों का उल्टा देखने को मिलेगा। मतलब उत्तर वैदिक काल में आपको वो सब चीजें दिखेंगी जो अभी आप मतलब झेल रहे हैं, ठीक है ना, वो उन्हीं चीजों की देन है, ठीक है। देखिए अब जब आपका उत्तर वैदिक काल यहां से स्टार्ट होता है, तो देखिए उत्तर वैदिक काल जब स्टार्ट होता है तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है भाई, दिशा के आधार पर जो राजा बांटे गए थे, दिशा के आधार पर जो राजा बांटे गए थे, जैसे कि पूर्व का जो राजा था वो सम्राट कहलाता था। क्या, पूर्व का जो राजा था वो सम्राट कहलाता था। वहीं पश्चिम का जो राजा था वो आपका सौराष्ट्र कहलाता था। वहीं पे उत्तर का राजा विराट कहलाता था, विराट, ठीक है ना। वहीं पे दक्षिण का जो राजा था वो भोज कहलाता था। वहीं पे मध्य का राजा था वो आपका क्या कहलाता था, राजा। जैसे कि सपोज करिए इसके, ठीक है, यहां पे आपका नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट ऐसे पड़ेगा, तो यहाँ पे जो मध्य था, ये जो 0 पॉइंट था, इसको कहते थे वो राजा वाला पॉइंट, ठीक है। और जो बाकी के पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है कि भाई पूर्व का जो राजा था वो सम्राट, ठीक है ना, पूर्व का जो था वो सम्राट कहलाता था, पश्चिम का सौराष्ट्र, उत्तर का विराट, दक्षिण का भोज और मध्य का क्या कहलाता था, आपका राजा कहलाता था। अब यहां से जो थी, यहां से वो चीज सब आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे जो थी वो चीजें फिक्सेबल हो जाती, मतलब जो चीज अभी तक पूर्व वैदिक काल में फिक्स नहीं चल रही थी, जो भी चीजें अभी तक फिक्स नहीं चल रही थी वो पूरी तरह से प्री प्री मतलब एक प्लानिंग के तौर पर चली जाती है। एक तरीके से अगर आपको देखेंगे तो इन सभी चीजों का अपोजिट देखने को मिलेगा आपको। क्या, जो भी चीजें अच्छी अच्छी चल रही थी पूर्व वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, वही चीजें आपको उत्तर वैदिक काल में और भी खराब देखने को मिलेंगी। आप इसको नोट करिए, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आपको मिलता हूं। आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखिए वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया जो चीजें बतानी थी, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में देखिए कि मुंडको उपनिषद जो है, मुंडको उपनिषद जो है उसमें से हमने क्या लिया है, सत्य में विजयते। आप लोग जानते होंगे इस डायलॉग को, इसके बारे में आपने सुना होगा, सत्य में विजयते। ये हमने कहां से लिया है, मुंडको उपनिषद से लिया है। इसी उपनिषद से हमने क्या लिया है, यज्ञ की तुलना में टूटी नाव से गई, ठीक है ना। देखिए मुंडको उपनिषद सत्य में विजय थे, इसी उपनिषद से हमने क्या लिया है, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। क्या, मुंडको उपनिषद सत्य में विजय थे, इसी उपनिषद से क्या लिया है, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, ठीक है। दो चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। क्या,
अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में लास्ट समय में पक्की ईंटों से बना मतलब मकान या पक्की ईंटों का प्रयोग कब किया गया लास्ट बार, तो आप लोग बताएंगे कौशाम्बी नगर। क्या? कौशाम्बी नगर। ठीक है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? आपसे कई बार ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो पूछा गया है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो आप बोलेंगे जय संहिता। क्या? जय संहिता। ठीक है ना। आप लोगों को ये बहुत मेन और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने लिखवा रखे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गोत्र था, गोत्र का जो समय था, जैसे गोत्र का जो अवधि हुई, जो जैसे अवधि हुई, जैसे पूर्व वैदिक काल में तो ऐसा कुछ नहीं था। पूर्व वैदिक काल में तो जाति व्यवस्था थी, वो क्रम के आधार पर थी। मगर यहाँ पे क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र आ जाते हैं, अब जाति व्यवस्था आ जाती है। ये जाति व्यवस्था किसके आधार पर हो जाती है भैया? जन्म के आधार पर हो जाती है। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी। ठीक है। अब देखिए, आर्य द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? कई बार मैंने मेरे पास दो स्टूडेंट भी ऐसे ही, मैं आज बताता हूँ, 2 दिन पहले की बात थी, आज मेरे से पूछा गया कि सर ये बताइए कि लोहा आर्य द्वारा खोजी गई धातु तो तांबा था। तांबा था, लोहा थोड़ी ना था। पता ही नहीं है लोगों को, पता ही नहीं है, पता नहीं कहां से पढ़ते हो आप लोग। कई बच्चे में से पूछे सर तांबा था, सर लोहा था ही नहीं। सर ऐसा नहीं है बच्चों। देखो, जो भी आपको उल्टी सीधी शिक्षा दे रहा है ना, उससे थोड़ा दूर रहो। पहली बात तो ये है। ठीक है। जो उल्टी सीधी शिक्षा दे रहा है उससे दूर रहो। ठीक है। पहली बात तो यही होती है। और देखो यार, थोड़ा टीचर्स को भी देखना चाहिए कि बच्चों को ना गलत शिक्षा ना दी जाए। ठीक है। गलत शिक्षा ना दी जाए। सारे गुरुजनों से मैं अनुरोध करता हूं कि गलत जगह पे वो बच्चों को ना भटकाओ। वैसे ही वो बच्चा जो है भटके हुए होते हैं। ठीक है ना। उनको और मत गलत राह दो। ठीक है। तो बेटा देखो, आर्य द्वारा खोजी गई जो धातु थी ना, आर्य द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो क्या थी? लोहा। जिसे किस नाम से बोला गया? शाम आयाम के नाम से बोला गया। क्या? शाम आयाम के नाम से बोला गया। तांबे को किस नाम से बोला गया? लोहित। लोहित आयाम के नाम से बोला गया है। देखिए, ये जो चीजें हैं वो फैक्ट है। ठीक है। और ये वही बता सकता है जिसने पहले पढ़ा होगा इन सब चीजों को। यार ये थोड़ी ना कि कहीं से भी उठा लो, कॉपी पेस्ट कर लो, खत्म कहानी। यार पहले खुद तो स्टडी करो, फिर बच्चों को बताओ कि वो चीज है क्या। गलत आप लोग गलत चीज बता रहे हो, वो बेचारा गलत जगह पे ही डाइवर्ट होते आ रहे हैं। ऐसी चीजें मत करवाओ। ठीक है बच्चों से। आप लोग इसको नोट करिए फटाफट। आप लोगों ने वो सबको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखिए, इस वाली स्क्रीन पे देखिए। अब क्या है आप लोगों का सबसे पुराना वेद, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुका था कि सबसे पुराना वेद आप लोगों का कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे नया वेद क्या है? सबसे नया वेद अथर्ववेद आता है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा आपका? ऋग्वेद। आपका सबसे नया वेद कौन सा आ गया? अथर्ववेद आ गया। अब देखिए, ऋग्वेदिक काल में जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, ऋग्वेदिक काल जैसे पूर्व वैदिक काल में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो भैया आपका आता है 10,462। क्या? 10,462। आपसे पूछ सकता है कि इसमें मंडल कितने हैं, तो आप बताएंगे 10 मंडल हैं। इसमें आपको बताएगा भैया सूक्त कितने हैं? 1028 है। इसकी शाखाएं कितनी है? तो आप बताएंगे इसकी शाखा 5 है। क्या? यही 4-5 चीजें जो इससे पूछी जाती हैं। ठीक है। इसलिए मैंने आपका डायरेक्ट यही चीजें लिखवाई हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ इसमें पॉइंट्स नहीं जोड़े हैं, वो फैक्ट्स जोड़े हैं जो एग्जाम्स में पूछता है वो एग्जामिनर। ठीक है। देखिए, और क्या चीज है उत्तर वैदिक काल में जो अब आपके जो उत्तर वैदिक काल में जो आपके भाई वो वेद आए हैं। देखिए, ये जो था आपका ऋग्वेद, तो वो तो ऋग्वेदिक काल में आया, मतलब कि पूर्व वैदिक काल में हुआ था। इसका जन्म जो है वो पूर्व वैदिक काल में है। ऋग्वेद का ऋग्वेदिक काल में हुआ है। मगर जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक में इन 3 का जन्म हुआ है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था। ठीक है। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में इन 3 भैया वेदों का जन्म होता है। कौन कौन से? सामवेद। सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1875। यजुर्वेद। यजुर्वेद का भैया कितने मंत्र हैं? 1975। और लास्ट में कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में कितने हैं? 577। कितने? 5,977। वहीं पे यजुर्वेद में है 1975, वहीं पे सामवेद में है आपके 1875। ठीक है। ये तो होगा आपके भैया कितने आपके मंत्रों की भैया मंत्र होगा ये आपके। ठीक है। अब देखिए कि कभी बार पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र जो है आपका, जो गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल में है? तो आप बताएंगे 30वें मंडल में है। कितने? 30वें मंडल में है। ठीक है ना। सोम देवता कौन से में? 9वां मंडल में है। सोम देवता 9वें मंडल में समर्पित है। ठीक है। जाति व्यवस्था किस मंडल में है? आप कैसे बताएंगे? तो भैया जाति व्यवस्था 10वें मंडल में है। किसमें? 10वें मंडल में है। आप कभी बार ये चीज पूछ लेता है कि रामायण जो है वो किसने लिखी है? तो भाई मैंने 2 भाषाओं की लिखी है। देखिए, संस्कृत वाला जो है
वो वल्लभी, वो क्या नाम है, वाल्मीकि जी ने लिखी है। क्या? वाल्मीकि जी ने लिखी है। जो संस्कृत वाली जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, जो अवधि वाली है वो तुलसीदास जी ने लिखी है। ठीक है, दो लिखी है मैंने यहाँ पे इसके अंदर, वही दो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि रामायण संस्कृत वाली जो है वो वाल्मीकि जी ने और अवधि वाली जो है वो तुलसीदास ने, यही दो ज्यादातर पूछी जाती है। महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने लिखी है। ठीक है, आपका कंप्लीट चैप्टर जो था, जो जो चीजें मेन है, जो जो चीजें फैक्ट है, जो जो चीजें पूछी जाती है बार बार, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपका नोट डाउन करवा दी हैं। इनको आपको क्या करना है, इनका आपको भैया बार 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 लगातार इनको रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के बाद एक बार आप मॉक लगा के देखिए कि कैसे जाते हैं। हर एक पर चैप्टर का मॉक लगाइए, उसमें देखिए कितने क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे, देखना 100% है। इन क्वेश्चंस में से ज्यादातर क्वेश्चन आपके फंसते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का पूरा चैप्टर इस समय कंप्लीट हो चुका है। कौन सा भैया? वैदिक सभ्यता का, जो पूर्व वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल था, दोनों मर्ज करके मैंने आपको समझा दिए हैं कि भैया पूर्व वैदिक काल का समय अवधि काल क्या रहा था, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी। वहीं पे उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, 1000 बीसी से लेके आपका 600 बीसी, मतलब टोटल का डिस्टेंस ऑफ 900 का 900 आपका हो गया काल का डिस्टेंस का। ऋग्वेदिक काल का, ऋग्वेद का किस में जन्म हुआ है? तो पूर्व वैदिक काल में हुआ है, जिसको ऋग्वेद भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, इन तीन वेदों का जन्म कब हुआ है भैया? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। किस किस का? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इनके मंत्र आपको लिखवा दिए हैं, जो मेन था उसका सब कुछ लिखवा दिया है। ठीक है, अब आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से हेडलाइन के साथ इनको नोट करेंगे, अंडर मार्क करते हुए चले जाएंगे। सब चीजों को, जो जो चीजें मैंने बताई हैं आप लोगों को, हाईलाइट्स करिए, उन चीजों को बार बार याद करिए, रिपीट रिपीट करके। ठीक है, अब बाकी आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए।